सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बिल गेट्स बाबा की इजाद धरी की धरी रह गई है। पाकिस्तानियों ने अपना काम दिखा दिया है। कोरोना अपना सा मुंह लेकर के रह गया है। वो कोरोना जिसने पूरी दुनिया को धड़म तख्ता कर दिया, वो कोरोना दो जगह आकर के हार गया। एक अफ़गानिस्तान में, जहाँ न पहली लहर आई, न दूसरी, न तीसरी। अलबत्ता तालिबान की एक नई लहर आ गई है। देखते हैं अब पाकिस्तान उससे कैसे जूझता है। दूसरा मुकाम है आज़ाद कश्मीर, जहाँ कोरोना की एंट्री पर ममानियत लगा दी है। लाखों अफराद का इज्तिमा हो रहा है, सियासी जलसे जुलूस हो रहे हैं, खुतबात हो रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं, एक दूसरे पर तबर्रा किया जा रहा है। और ये काम पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़ चढ़ कर कर रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं तीनों जगह के जलसों में कोरोना को आने से रोकने के लिए खुसूसी दरवाज़ा नस्ब है, जिससे कोरोना एंटर नहीं हो पा रहा। NCOC ने दूसरी जानिब एहतियातन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से स्टे ऑर्डर ले लिया है और इस बात की गारंटी हासिल कर ली है कि जितने लोग कोरोना में झूठ बोलने यानी खिताब करने आएंगे और जितने उस झूठ को सुनने यानी खिताब सुनने के लिए आएंगे, उनमें से किसी की मौत कोरोना के ज़रिए नहीं होगी। बादशाह सलामत के फ़िक्र अंगेज़ खिताबात हो रहे हैं। किसी को मोटा कह रहे हैं, किसी को छोटा कह रहे हैं, किसी की तौहीन फरमा रहे हैं, किसी की तारीफ़ फरमा रहे हैं। लेकिन पुल के इस पार की अगर हम बात करें तो अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर हज़रत असद उमर रहमतुल्लाह अलैह के धमकी, उनकी तंबी, उनकी वार्निंग्स वही हैं। वो वही बता रहे हैं जो पहले दिन से बता रहे हैं कि कोरोना इतना ख़तरनाक है और कोरोना उतना ख़तरनाक है। अगर आप असद उमर से ये पूछ लें कि कोरोना अगर इतना ही ख़तरनाक है तो आज़ाद कश्मीर में ये ख़तरा कहाँ चला गया, अगर असद उमर जवाब दे दें तो मुझसे 10 रुपये कैश ले जाइएगा, आप भी और असद उमर भी। दूसरी जानिब भुट्टो साहब के नवासे, सिंध के हाकिम आला, कश्मीर में कोरोना से बेनियाज। ये देखिए आप, खौफ व खतर से आरी कश्मीर में खुतबात देते फिर रहे हैं। नून लीग पर तबर्रा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तबर्रा हो रहा है। कोरोना अगर खतरा है तो सिर्फ सिंध में, जहां वायसराय सिंध जो कोरोना से बचाव के आलमी चैंपियन तस्लीम कर लिए गए हैं, और कुछ हो ना हो वो कोरोना से आपको मौत नहीं होने देंगे। आप भूख से मर जाएंगे, आप बैड गवर्नेंस से मर जाएंगे। पूरा कराची खाली पड़ा हुआ है। इंटीरियर के तमाम हाकिम हमारे इंटीरियर में जाकर के लिहाफ ओढ़ के सो रहे हैं। कराची में मुर्तज़ा वहाब की गाड़ी धड़ाधड़ दौड़ रही है, सईद गनी और नासिर शाह का मोबाइल चल रहा है, और यूं भुट्टो वाले भुट्टो को जिंदा करने में मगन है। शहर ताफुन से सड़ रहा है। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो मुहर्रम में कोरोना नहीं होगा, दूसरे रबीउल अव्वल में। मेरी दूसरी तीसरी प्रेडिक्शन अबाउट कोरोना सही साबित हो रही है। ईद के बाद अब आप देखिएगा पीर से एक मरतबा फिर सिंध में नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। वायसराय ने खुतबा दिया है। उन्होंने बताया है कि अस्पताल में दाखिल मरीज 85%, 85% मरीज वैक्सीनेटेड नहीं है। काश कोई मुंह चढ़ा आदमी उनको वहां उस महफिल में, उस मजलिस में, या कोई नाम नेहाद सहाफ़ी जिसको प्लॉट परमिट वायसराय की खुशनुदी नहीं चाहिए थी, वो उनको ये भी बताता कि भाई सिंध में इलाज मुआवजा भी कहां है। दूसरी जानिब मसीहा और नवाज शरीफ दोनों में इन्वर्टेड कॉमास में वतन दोस्ती का मुकाबला उरूज पर है। वतन दोस्ती जब मैं कह रहा हूं तो आप इसे दुश्मनी ही समझिएगा। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुखालिफ अफगान ओहदेदार मुहिब हमदुल्ला या वॉटेवर से मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। कुछ हुकूमती ज़ोमा ने हुकूमत की तरफ से इस वक्त थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ को गद्दार होने का एक मरतबा फिर ताना दिया है। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो ये कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, व्हाट द मतलब क्या है ये, क्या फजूल बात है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर वो क्या होते हैं? नवाज शरीफ हिट विकेट आउट है,
नवाज शरीफ पाकिस्तान से मफरूर है, नवाज शरीफ मुल्जिम है, एक मुल्जिम से किस कैपेसिटी में ये अफगान ओहदेदार ने जाकर के मुलाकात की है? और उसके जवाब में कुछ बन पड़े ना बन पड़े, नून लीग की क़यादत को सांप सूंघ गया है, लेकिन नवाज शरीफ के तबलची जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ले लेकर के अफगान हमदुल्ला की उनसे मुलाकात की तस्वीरें वायरल करके कह रहे हैं इसका क्या मतलब? और भाई अगर वो आर्मी चीफ से नहीं बात करेगा, अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो तुम्हारे मामू से बात करेगा, वो मुझसे बात करेगा। हेडलेस चिकन अगर आपने सुना हो नाम, मैं मेरे ख्याल है इख्तिसार के साथ यही बता करके और आगे बढ़ जाता हूं। अब आ जाते हैं मसीहा पर। खान साहब ने अपनी ही सफ़ों में खुदकुश हमला किया है। मैंने शुक्र अदा किया परवरदिगार आलम से, या अल्लाह तेरा शुक्र खान साहब फौज में नहीं है, वरना जिस जगह इनकी ड्यूटी होती है अपनी तरफ तोपों का मुंह खोल देते और उसके बाद सादिक और अमीन भी ठहरते। गोया इंडिया से हम कश्मीर को क्या बचाएंगे, हम अपना वाला कश्मीर देने पर तुल गए हैं। मजाल है किसी एंकर ने, किसी जय्यद सहाफ़ी ने, किसी तवंगर ने, किसी फिरौन ने कोई एतराज किया हो, कोई जुमला किसी ने सर से निकाला हो, कि मुंह से निकाला हो। किसी की आजादी पर इस वक्त हुर्फ नहीं आ रहा। खान साहब जो दिल चाह रहा है, मुतलकुल अनान हुक्मरान का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, अपने कश्मीर में रेफरेंडम कराने चले हैं और कह रहे हैं कि आप बताइए आपको पाकिस्तान के साथ, यानी 73 सालों में ऐसा ना हुआ, ना किसी ने सोचा। लेकिन मेरे हैंडसम की हैंडसमता क्या कहने, इस वक्त तो वो जो कुछ कर रहे हैं ऐन हक है, वो और उनके तबलची। इलेक्शन कमीशन को भी उसकी औकात दिखाई है, औकात को इन्वर्टेड कॉमाज में समझिएगा। इलेक्शन कमीशन की पाबंदियों को अपनी जूते की नोक पर रख के जुल्फे लहराते हुए ये मौसूफ, जिन पर इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा है कि ठेंगा, और कोई उस ठेंगे का जवाब देने वाला इस मुमलिकत खुदादाद में नहीं है। गैर अखलाकी खिताबात की भरमार है गंडापुर की। एक तरफ मरियम नवाज को तमाचा मारने की धमकी दी है, सर्जरी का ताना दिया है, दूसरी तरफ उन्हीं इज्तिमात में मेरे मसीहा उनके बराबर में बैठ करके मुस्कुराते पाए गए हैं। तंबी करना तो दूर की बात, लेकिन जो सबसे अच्छा लतीफ़ा है वो ये कि इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि इंतखाबात शफाफ और साफ होंगे। मेरा ख्याल है उसी तरह होंगे जिस तरह से हर दफ़ा होते आए हैं। इसी तरह के मौज़ूआत पर अपना दिल जलाने के लिए, अपने मेहमान बात करने के लिए तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ बनफ़्स नफ़ीस स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। और दूसरी जानिब सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, मारूफ सहाफ़ी लेकिन नून लीगी रहनुमा के, सीनियर नून लीगी रहनुमा की कैपेसिटी में आज हमारे साथ मैं वो गुफ्तगू होंगे। तीनों मोअज़्ज़िज़ीन को अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले अल्लामा नदीम कुरैशी साहब के पास जाऊंगा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है किबला। सर आपको मुबारक हो। सबसे पहले तो मीरा भी जो हैं वो पीटीआई में शामिल होने चली हैं। मेरा ख्याल है बची कुची बारात वही लुटाएंगी। ऊपर से महविश हयात ने भी पीटीआई की तरफ पसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि अगर एक क्रिकेटर वज़ीर आज़म बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। तो हैंडसम से खूबसूरत वज़ीर आज़म तक का ये सफ़र, मुख्तसरन इस पर तबसरा फरमाइए, फिर अपने मौज़ूआत पर आते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो मुझे बड़ी हैरानी की मेरे लिए ये बात है कि आप अपने सवाल के अंदाज से अंदाजा कर लें कि क्या संजीदगी का आलम होगा कि एक नेशनल चैनल पे बैठ के अब मैं आपको इस बारे में क्या राय दूं। कुछ अब मीरा हो या मैं भी हयात हो, दोनों पाकिस्तान के सीनियर आर्टिस्ट हैं, और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पर सर, वैसे आर्टिस्ट का अगर आपने कहा है तो मैं आपको ये बता दूं, अनवर मकसूद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में, हालिया इंटरव्यू में, बेहतरीन अदाकार का खिताब दिया है अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर असद उमर रहमतुल्लाह अलैह को। आर्टिस्ट तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आपने ठीक कहा। संजीदगी से अब अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं। सर पूछना यह था कि बिल गेट्स बाबा हाथ झुलाते रह गए,
कोरोना से रोकने की वैक्सीन, वो सिकंजबीन का पानी जो लोगों को इस वक्त लाइन में लगा करके लगाया जा रहा है, या मौत से बचाव का वो तिर्याक जिसके बाद इजराइल अलैहिस्सलाम को आपके पास आने की इजाजत माज़अल्लाह नहीं रहती, सर वो लगाने का ढोंग और नाटक भी जा रही है। और दूसरी तरफ सरकारी सरपरस्ती में कोरोना बाबा की, जिसको कहते हैं, दिल लगा करके हजामत भी बनाई जा रही है। कोरोना में उन जलसों में जहां हैंडसम खुतबा हो रहा हो, या दूसरी जानिब जहां शरीफी खुतबा हो रहा हो, या जहां भुट्टो वालों की महफिल हो, वहां किसी की मौत कोरोना से क्यों कर नहीं होगी? एनसीओसी ने किस तरह से ये श्रेय हासिल किया? अगर इस बारे में आप रहनुमाई फरमाएं। एक तो मुझे लगता है इस बार आपने जो कुर्बानी की खाने इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया था, लगता है आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, जो आप इतने सीख पा हुए हैं। आपने एक ही सवाल में महविश हयात से लेकर और अनवर मकसूद तक का सफर, और एक ही सवाल में मुझे डॉक्टर प्रोफेसर अलामा का खिताब, ये जो डिग्रियां बांटने वाला आपका ये जो मशगला है, ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हमें तो आपको को खिताब देना चाहिए। जहां तक आपने कोरोना के हवाले से बात की, पूरी कौम हर चीज से वाकिफ है। वैक्सीनेशन का अमल जारी है पूरे मुल्क में। अब 60 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं, उनको घरों पर कोविड के हवाले से वैक्सीनेशन का अमल जारी कल से शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ पॉजिटिव बातों को डिस्कस करने से ना ही जनाब की तबीयत खराब होगी, नहीं, वो ना ही ठीक जनाब है, को वो मैं समझ गया। आपके नाम के नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है रहनुमा तहरीक इंसाफ। वो अगर आप झुका ही नहीं देंगे तो फिर कैसे मजा आएगा? लेकिन सवाल बड़ा वैलिड है और जवाब आपसे लेके रहूंगा, हालांकि आप नहीं देंगे, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी कि वो कोरोना जो यहां आपको घर में मार देगा, आपके घर को लूट लेगा, आपके मोहल्ले को तबाह कर देगा, इमरान खान को देख करके उसकी मां क्यों मर जाती है, उसकी जान क्यों चली जाती है? वो इमरान खान के जलसे में, बिलावल के जलसे में, मरियम नवाज के जलसे में किसी को क्यों नहीं होगा? कौम से सच सच क्यों नहीं बोलते जनाब इमान? कौम से बिल्कुल सच बोला जा रहा है। अगर कश्मीर के इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाते तो आप जैसे ही दानिशवरों ने आसमान और जमीन के कलामे में आ रहे थे, किबला आपके पास जो ये लफ्जों की तीरंदाजी है, दुनिया का सबसे आसान काम बातें करना है जो कि आप फरमाते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी बात पर अमल करना है जिसके आप करीब से भी नहीं गुजरे। अगर कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक हो रहे हैं। एनसीओसी ने जो पिछले हफ्ते के फिगर्स दिए थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना को इस हद तक कंट्रोल कर लिया था कि निजाम जिंदगी को बाकायदा करने के लिए भी गवर्नमेंट ने चीजों को आगे बढ़ाया। आपने क्रेडिट ना देने का थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अभी बकिया क्रेडिट इंशाअल्लाह ताला अगले हमले में आपको देता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन आपको एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता चलूं कि सवाल का जवाब हनूज नहीं मिल सका। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, सर कैसे मिजाज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी गुफ्तगू सुन के मिजाज कुछ ज़्यादा ही दिल बाग बाग हो गया है। बाग हो गया सर। मैं आपको उस बाग की जानिब लिए चलता हूं जहां मरियम नवाज जलसे से खिताब फरमा रही थी। सर वहां कश्मीर में लोगों को कोरोना नहीं होता, अफगानिस्तान में लोगों को कोरोना नहीं होता, कोरोना है भी या नहीं? और अगर है तो वहां क्यों नहीं हो रहा जहां पे ये बाकायदा महफिल, जलसे, जुलूस, मजालिस सियासी मुनक्किद की जा रही हैं? पहले तो एक खूबसूरत शेर सुन लें अपनी गुफ्तगू के बारे में। आपने तो फरमाया कि दिल जलाने और वक्त बर्बाद करने। मेरा तो वक्त बर्बाद नहीं हो रहा। मैं तो नूरुल आरिफीन के प्रोग्राम में आया हूँ, बहुत ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं। तो जो गुफ्तगू आपने फरमाई, जो तीर और निश्तर, तबर, तलवार, मिसाइल, बंदूक जो थी सब चला दी। और वो शेर याद आ रहा है कि नाबुक ने तेरे सैद ना छोड़ा ज़माने में, तड़पे है मुर्गे किबला नुमा आशियाने। क्या बात है। अब आ जाइए कोरोना पर। तो कोरोना का हुजूर मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि इमरान साहब के अल्फाज में तो ये फ्लू है, बस इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर ये इतना संगीन मामला होता तो इमरान खान साहब खैरात के टीके ही ना कौम को लगाते। अब कुछ थोड़े से पैसे शायद निकाले हैं, अभी अमेरिका से भी कुछ 40 लाख इंजेक्शन आ गए हैं। तो पाकिस्तानी कौम तो खैरात पे चल रही है, खैरात के टीके आ रहे हैं, वो लग रहे हैं, बातें बहुत हो रही हैं। हाँ, जलसों में एहतियात होनी चाहिए, लेकिन जलसे भी नहीं, जो इंतखाबी अमल है वो भी नहीं रुकना चाहिए। और इस हवाले से सबसे पहले
जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसको उर्फ़ आम में कौम का माई बाप कहा जाता है, अगरचे वो सिलेक्टेड है लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म होता है। सर सूबे में आपकी माई बात बाप ठीक का है, जो लेकिन रुतबा है वो अनफॉर्चुनेटली वज़ीर यहाँ आला भी का इख्तलाफ होगा। की एक गुंजाइश निकाल ही लूंगा मैं, क्योंकि आप उसको सेलेक्टेड कहें, आप उसे इलेक्टेड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन सर ये तमाम काम इमरान खान के कंधे पे रख करके और आप बरियुज़िम्मा नहीं हो सकते। इमरान खान अपनी सियासी इज्तिमात का इनेकाद फरमा रहे हैं, दूसरी जानिब अगर आप ना फरमाते और आप कौम को ये पैगाम देते तो मेरा ख्याल है कि कोई मिसाल सेट करने में तो कामयाब हो ही गए थे आन जनाब। नहीं, मैं कहना ये चाहता था नूरुल्लाह रफ़ीन साहब कि अगर मिसाल हुक्मरान जमात कायम कर देती तो हो सकता है अपोजिशन उसकी पैरवी करती, उसे फॉलो करती। लेकिन जब हुक्मरान जमात यानी आपने खुद ही बताया, हुक्मरान तो इस हद तक जा रहा है कि वो जो कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी, करप्शन का खात्मा, ये जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के हुक्म को इस तरह से पांव तले रोन दिया है। सर उस तरफ भी करप्शन आएंगे, नहीं है तो और क्या है? कीजिएगा थोड़ा सा इससे बड़ी करप्शन उसकी क्या तरफ भी होगी? आएंगे, वो बहुत वसी एक आज़ाद मौजूद है, जम्मू का वो एक बड़ा वसी मौजूद है, उसकी तरफ भी आएंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ बैठे हैं। सर अजद माजरत, आपको इंतजार की ज़हमत हम तलब करने के लिए। करीम ख्वाजा साहब, सर बिलावल साहब दो जगह मैंने उनको इतना बेखौफ ख़तर पाया। एक अभी थोड़े दिनों पहले वो जो तस्वीर आई थी जिसमें किसी लाइन में लग करके और वो कोई अपना मेरा ख्याल है इनाम वसूल कर रहे थे। दूसरी जानिब यहाँ आज़ाद कश्मीर में जो खुतबा दे रहे थे, दोनों जगह पे कोई डर खौफ कोई ऐसी बात नहीं थी। सर सिंध में तो कोरोना बढ़ गया है, वायसराय ने नई पाबंदियां लगा दी हैं। अब तो लोगों की सिम ब्लॉक करने के लिए भी लव लेटर लिख दिया है। कोई और काम हो ना हो, कराची में ताफुन से मर जाएं आप, अपने घरों में दवा ना मिलने से मर जाएं, ओपीडी से मरीजों को ओपीडी में नहीं जाने दूंगा क्योंकि कोरोना से मर जाओगे। मैं किडनी के पेन में मर रहा हूं लेकिन कोरोना का सर्टिफिकेट मैं तुम्हें दिला के रहूंगा, चाहे तुम जिंदा रहो या फनाफिल्ला हो जाओ। सर ये किस किस्म की ऑल फॉल या उल जलूल तर्ज हुक्मरानी है जो भुट्टो वालों ने हम पर नाजिल कर रखी है? वहाँ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के सियासी इज्तिमात के मजे लूट रहे हैं और यहाँ सिंध में दोबारा नई पाबंदियां लगाने के लिए जा रहे हैं। अगर पाबंदियां लगा रहे हैं का मतलब केसेस बढ़ रहे हैं तो ये धिनता क्या हो रही है वहाँ पे? नूरुल आरफिन, सबसे पहले तो ईद के बाद आज मुलाकात हुई है तो बड़ी खुशी हुई, ईद मुबारक हो। जहाँ तक आपको पता है कि कोरोना, मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर, हम भी भूल गए, ईद मुबारक आप सबको। अच्छा, अब आपको पता है मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर मेरा शुरू से एक नुक्ते नज़र पहले रखा। अगर हम सब ईद मुबारक कह देते जी सर आरिफीन सिद्दीकी साहब को तो थोड़े से ठंडे हो जाते। सर अच्छा, आपको पता है कि मैं शुरू से एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ और मैंने हमेशा रखा है। पहली बात ये है कि कोरोना सारी दुनिया में इसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है। NCOC को मैंने हमेशा हर प्रोग्राम में, आपके चैनल नहीं, हर जगह मैंने बोगस अदा रखा है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तीसरी बात ये है कि भले हम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हों पीपल्स पार्टी में या हमारी सिंध हुकूमत में, मगर एक चीज़ है कि कोरोना को हमने 1.5 साल से पहले दिन से आज तक अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे कि हमने टेस्ट हर रोज़ कराए हैं, हमने जो है इंजेक्शंस के लिए कोशिशें की हैं और जो है हमने सीरियसली लिया है कि चीज़ों को फैला नहीं जाए। सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है, ये आपके साथ जो बैठे हैं हमारे मुस्लिम लीग नून के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पंजाब से बहुत बड़ा जुल्म हुआ है 1.5 साल में। मैं बताऊँ क्यों? पाकिस्तान की पॉपुलेशन 12 करोड़ है, 12 करोड़ में पंजाब में गुज़र 1.5 साल से अगर आप तहकीकात कराएंगे तो PTI वालों ने कभी 2000 टेस्ट कराए, कभी 5000, कभी 8000, 10,000, सिंध ने सबसे ज़्यादा कराए हर रोज़ के हिसाब से। और इस वजह से ये कहते हैं कि कभी कहते हैं, एक दिन कहते हैं कि पंजाब में 1% है, दूसरे दिन कहते हैं कि 4% है, कभी कहते हैं कि इस्लामाबाद में 3% है, कभी कहते हैं 8% है। तो मैं सारे पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा कि बिल्कुल ये जो जलसे जुलूस में SOPs का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इंजेक्शन ज़रूरी है। जहाँ तक ड्राइंग रूम में बैठ के ये फैक्ट्स फिगर तैयार करते हैं। हाँ, यही बात ये मैं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सब सूबे, सब हमारे भाई है सारे पाकिस्तान के। तो सबसे बड़ा जो जुल्म है इन्होंने PTI ने किया है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, आज दोबारा कह रहा हूँ कि ये खैर से जब भी वबा ख़त्म होगी ये कमीशन बनेगा
और पता चलेगा कि जिस लोगों ने गलत काम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए या तैनात होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोरोना है, और कराची में मैं कल गया था, मेरे को कान में कोई तकलीफ़ है, मैं कल JPMC में गया था, वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ जो वार्ड बढ़ गया और एक दूसरा कोई 80-90 बेड्स का वार्ड पहले इसी पे बात कर लेते हैं। मैं वो खबरें भी देख रहा था, लियाकत नेशनल भर गया, और सर मैं कल JPMC की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा, मैं पर्सनली मैं दोबारा उसी तरफ आता हूँ। लियाकत नेशनल, JPMC, इंडस, कोरोना वार्ड कितने बेड्स में मुश्तमिल होगा? हार्डली सर अभी जो कल मैंने जिना में देखा तो पहले 70 वार्ड पर था, और कल जो मैं गया तो 70 बेड। 70 बेड। ये कल उन्होंने सर सही ये रुक जाइए। 70 बेड पे तो इसका मतलब है घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी मेरी बात अगर आप सुन लें। लियाकत नेशनल वहाँ मैं मुख्तलिफ औकात में, अल्लाह माफ़ करे, जाता रहा हूँ। लियाकत नेशनल में हार्डली 150 बेड होंगे, वो बढ़ गए 70। आप यहाँ के मिला लीजिए, आगा खान के मिला लीजिए, 200 कर लीजिए। नहीं सिविल अस्पताल, सर सिविल अस्पताल मिला लीजिए। ये तमाम अस्पतालों को मिला करके कितने बेड्स ऑक्यूपाई हैं? 1000 राउंड अबाउट 1000-1200 राउंड 1000। कराची की आबादी है 3.5 करोड़। जी इसका मतलब है कि कोई ऐसी आफत नहीं आ रही। सर मैं आपको प्रॉब्लम है, एज अ डॉक्टर मेडिकल के हवाले से मैं सही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपसे सीखूंगा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सियासत के नुक्ता नज़र से ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इसके हवाले से कोई अवाम को निशाने मंजिल तो नहीं दे रहा। यहाँ तो सिर्फ मीडिया भी डरावा दिखा रहा है कि जी इतने मर गए, इतने वेंटिलेटर पे, ये नहीं बता रहे कि कितने सही हो रहे हैं। नूरुल आरिफीन, मैं एक अर्ज करूँ जनाब, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आप बड़े लिखे पढ़े आदमी हैं और बहुत नॉलेज रखते हैं। WHO की वेबसाइट पर आप जाएं, वो WHO क्या कह रहा है कि इस वक्त मैंने आज से 3 दिन पहले तक 40 लाख लोग सारे दुनिया में इंतकाल कर गए हैं, और राउंड अबाउट 20 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ है। पर दोबारा वो कहता है कि इस पर आप बिलीव नहीं करें, WHO कह रहा है कि 3 to 4 मल्टीप्लाई करें बस। मुझे कॉल दे दी गई। नहीं, आखिरी बात जी सर, माना दुनिया में 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग मर चुके हैं, WHO कह रहा है, और कम से कम 1 अरब लोगों को हो चुका है। आप इसी तरह मल्टीप्लाई पाकिस्तान में करेंगे, फिगर आपको ये मिल जाएगी। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब, सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरमाया है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में आरोज़ गायब नहीं होंगे। सर अगर गायब हो जाएं तो क्या मतलब? पूरा सिस्टम वैसे भी सानू की मोड पे लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ऐसा हो भी जाए, लेकिन इंतखाबात तो खैर से शफाफ और मुनसिफाना होंगे ना, इन्वर्टेड कॉमाज में। देखिए जनाब की फरमाइशी प्रोग्राम का तो मुझे नहीं मालूम कि आपकी ख्वाहिश, फरमाइश और आपका नजरिया क्या है। मैं समझता हूँ इलेक्शन इंशाल्लाह ताला आज़ादाना होंगे, और कल के नताइज से आपको अंदाजा हो जाएगा ट्रेंड किस तरफ है, पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, कश्मीर के लोग किसको ये समझते हैं कि उनका नजात दहिंदा है, कश्मीर के लोग किसको अपना एम्बेसडर समझते हैं, कश्मीर के लोगों को पता है कि किन लोगों ने मोदी को घरों पर बुलाकर उसको दावतें दी, और कौन लोग आज बैंड बजा रहे हैं मुजफ्फराबाद और इधर उधर जाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तवक्को यह रखूंगा कि आप समेत वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स जो बैठकर कौम को भाषण दे रहे होते हैं, हमें आपके तमाम भाषण का एहतराम है, हम डॉक्टर प्रोफेसर शायद ना हो, आप यकीनन है आप उन नताइज को कल तस्लीम करेंगे, और आप मानने के बजाय आप उन नताइज पे अपनी मर्जी के तबसरे फरमाने के, आप अवाम की उस विश को, अवाम की उस ख्वाहिश को, अवाम जिस तरह से वोट करेगी उसे मनोन तस्लीम करेंगे। जो कुछ कल होने जा रहा है आप सब देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान में वो लोग जो सही मानों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद अपने वोट से इमरान खान को एंडोर्स करेगी। कश्मीरी लोग ये साबित करेंगे इंशाल्लाह कि कश्मीर का मुकदमा अगर किसी शख्स ने लड़ा तो उसका नाम इमरान खान है। राइट सर, नाम याद रखिएगा। मैं अभी आता हूँ थोड़ा सा आपकी तरफ, कुछ और सवालात भी हैं इसी नाम से मासलत एक शख्सियत की, लेकिन मैं आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर खुशी की खबर ये है कि गैलप सर्वे में PTI का पलड़ा भारी करार दे दिया गया है। बताया गया है कि 44% लोग PTI को वोट देने के लिए तुले बैठे हैं, पर तोल रहे हैं, और मैदान तकरीबन सफाचट हो ही चुका है, क्योंकि
पीटीआई के सामने नून लीग और बिलावल साहब के वोट मिला करके 21% बन रहे हैं। क्या फरमाएंगे सर? जी, गैलप सर्वे कराची की नशिस्त जो फैसल वाउडा ने खाली की थी, उस पर भी पीटीआई को जिता रहा था, फिर वो 8वें नंबर पर आई। तो जब से डॉक्टर एजाज शफी गिलानी के हाथ से ये गैलप शिफ्ट हो गया उनके बेटे के हाथ में, तो इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ ज़रा थोड़ा सा कि ये जो मेरे भाई कुरैशी साहब निजात दहिंदा इमरान खान कह रहे हैं, ये वाकई निजात दहिंदा है, इसलिए कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर, हम दुनिया में कह रहे हैं कि हम इंसानियत के एहतराम की बात करते हैं, हम इनको हुकूक देने वाले हैं। जब इमरान खान इस आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के इदारों का एहतराम करने की बजाय उनकी तजलील करे, उनके इलेक्शन कमीशन के अहकामात मानने की बजाय उनकी धज्जियाँ उड़ाए सामने जलसा आम में, तो क्या ये निजात दहिंदा हो सकता है आज़ाद कश्मीर के या मकबूजा कश्मीर के या कश्मीर के लोगों का? इस शख्स को एक सेकंड के लिए वज़ीर आज़म रहने का हक नहीं है। लेकिन ढोल बजाने वाले, वैसे नदीम कुरैशी साहब बेचारे क्या कर रहे हैं, आप पार्टी में हैं और माशाल्लाह तर्जुमान भी हैं, वो यही ढोल बजाएंगे। ये इनसे पूछें कि जिस शख्स ने, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन और वहाँ की उस रियासत के कानून को यूं उठाकर फेंक दे, चीर फाड़ दे, पांव तले रोन डाले, वो निजात दहिंदा जो कहे रेफरेंडम करवाऊंगा पाकिस्तान के साथ रहना। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, रेफरेंडम हमारा अगला मौजू है। रेफरेंडम मालूम नहीं छेड़े बगैर, रेफरेंडम को छेड़े बगैर की करारदादें क्या है? राइट सर, राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। करीम ख्वाजा साहब, करीम ख्वाजा साहब, जी जी जी, करीम ख्वाजा साहब, ये बिलावल साहब का एक बयान मेरे सामने है। दिल के छाले फोड़ रहे हैं कि मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारा वज़ीर आज़म सेलेक्टेड कठपुतली और नायल है। ये तो उनकी अपनी अल्फाज हैं। ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कहते हैं कि वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ जलसा करके चले जाते हैं। बिलावल साहब ने कोई किराए का मकान देख लिया है आज़ाद कश्मीर में सेटल होने के लिए? क्योंकि यहाँ तो ऑटो पे लगा हुआ है वज़ीर वाइस राय सिंध, खूब तबीयत से खिदमत कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कैंपेन में हर पार्टी इस तरह की जो जज्बाती लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, और बिलावल साहब ने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में की है। पर नटशेल तो पीपल्स पार्टी का यही है कि हमारी जो पार्टी तो कश्मीर बुनियाद पर ही बनी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शाही ने बनाई थी, और कश्मीर के इशू पर हमने वाज़ेह स्टांस लिया। ये जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई या मिज़ाइल आई या दीगर चीज़ें कश्मीर की वजह से हुई ना। हिंदुस्तान से हमारे जो ताल्लुकात ख़राब हैं उसका एक कश्मीर है। तो बिलावल साहब भी तकरीबन वही पॉलिसी है जो शुरू से पीपल्स पार्टी की रही है। तो अब इलेक्शन में तो इस तरह की ज़बान हर पार्टी इस्तेमाल करती है, और उसको आप इसी रिट्रिक में देखें जिस तरह जो आप समझते हैं। पर वो जो जब अकेले में बैठते हैं या जो है कॉन्फ्रेंस होती है या 1-to-1 होती है, तो फिर वो एक दूसरी लैंग्वेज होती है। तो आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। राइट सर। नदीम कुरैशी साहब, सर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी को, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा, जूते की नोक पे रख करके गंडापुर साहब को सैर व तफरी का भरपूर मौका फराम किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और वो जहाँ उन्होंने माशाल्लाह खुतबात दिए हैं, फूल झड़ते पाए गए उनके मुंह से। मरियम नवाज़ को कभी थप्पड़ रसीद करने की धमकी दी है, कभी उन्होंने जो है वो भुट्टो साहब की शान में कुछ ऐसे कलिमात कहे हैं जिससे भुट्टो वालों की बहरहाल जज्बात मजरू हुए हैं। सारे मामलात हैं सर, थपकी दे दी जाती है, कोई नोटिस नहीं लिया जाता। बाकायदा वज़ीर इलेक्शन कमीशन के अहकामात को मानने से इनकारी है। किसकी शय पर? वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद उस महफिल, उस मजलिस में बैठे होते हैं, मुतमक्किन होते हैं, जहाँ ये मौसूफ जो हैं वो लबों से फूल गिरा रहे होते हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन इररेलेवेंट है या खुदा न खास्ता मेरे वज़ीर आज़म? देखिए, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन अपनी बार इस्तेमाल कर सकता है। हमने देखना ये है कि गंडापुर साहब किस बात के रद्देबल में ये फिक्रें कह रहे हैं। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्क करूं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी भी साइड से गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हो। हमें अपनी नस्ल को, अपनी नई नस्ल को, अपनी कौम को, अपने नौजवान को एक ऐसा पैगाम देना है जो उसकी
मॉरल बिल्डिंग भी करे, उसको मॉरली स्ट्रॉन्ग करे और उसका इस सिस्टम पर एतबार बढ़ाए। आपने मरियम नवाज साहबा की जुबान सुनी है, आपने बिलावल भुट्टो साहब की जुबान सुनी है। सर मैं जब इन हम लोगों से बात करूंगा तो मैं उन दोनों का एहतसाब फरमा लूंगा। आप गंडापुर साहब की वजाहत पेश कर रहे थे। क्या ये बताएं, आप मुझे बताएं, क्या वो लोग उनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं? जब वो सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो जवाब भी नहीं सर, पहले सर आप सिर्फ गंडापुर साहब की बात करेंगे। मैं जब पीपल्स पार्टी के पास जाऊंगा, मैं जब नून लीग के पास जाऊंगा तो मरियम नवाज और बिलावल की जुबान के बारे में बात करूंगा। देखिए, आपने वो जो एक दौर में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक साहब रहे थे, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि मैं 62 साल का हूं, पहाड़ों में रहा हूं, कोई मेरे सामने आएगा एम्बुलेंस में वापस जाएगा। लेकिन जब उनकी वॉशिंगटन पे एयरपोर्ट पे जब उनकी पतलून उतारी गई थी तो उनको अंदाजा नहीं था। यहाँ तो कौम को लेक्चर दिए जा रहे हैं, एक थप्पड़ मारेंगे हम, 2 थप्पड़ मारेंगे। आपको इनकी ये गुफ्तगू समझ नहीं आ रही। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीके उस बात का इससे क्या लेने देना। जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की, एक बाकायदा वफाकी वजीर ने, वजीर आजम पाकिस्तान उस मजलिस में या तो बैठे हैं या तो उसके बारे में उनको खबर पहुंची है। उसके बावजूद, जबकि पता है कि इलेक्शन कमीशन ने मना फरमा दिया, इनसे कह दिया कि ये दागे मुफारकत दे जाएं आज़ाद कश्मीर को, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को उसकी इस्तात, उसकी औकात बताने के लिए गंडापुरी इस्तेमाल, इस पर बात कीजिए। मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा। मैंने हर उस टॉपिक पे बात करनी है जो इस मुल्क का मीडिया लोगों तक पहुंचाता है। वो इंतखाबी जलसा हो, वो टीवी टॉक शो हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो मीडिया डाक हो, अगर मुल्क का साबिक वजीर आज़म ये लफ्ज इस्तेमाल करेगा कि कोई एक थप्पड़ मारेगा मैं 2 थप्पड़ मारूंगा, कोई एक पत्थर मारेगा मैं 10 ईंटें मारूंगा। सर फिर ये समझ लिया जाए कि इस बात का भी जवाब नहीं है। आप इन लोगों को ये अलाउ करें कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मरहूम वालिद के बारे में नाज़िम लफ्ज इस्तेमाल करें। आप इन लोगों को ये अलाउ करें कि वैसे सर आपस की बात है, ये मामला अगर छिड़ा तो बहुत दूर तक जाएगा। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने जिस जगह वो बैठे हैं उस जगह खुद ही लानत की थी, आपको याद होगा, लेकिन तनख्वाह पूरी वसूल की है अपोजिशन में रहते हुए। बात को ज्यादा मत छेड़िएगा, बहुत चली जाएगी दूर। ये दूसरा सवाल था जिसका जवाब भी आपके पास नहीं था। अब सीट बेल्ट बांधिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपने खूब इधर उधर की फायरिंग की, लेकिन मेरा सवाल हनूज जवाब तलब है। पीटीआई रहनुमा से मैं बात कर रहा हूं, आपने एक मरतबा फिर मोहर तस्दीक जब्त फरमाई। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, सर मरियम नवाज की सर्जरी जेर बहस आ रही है। मरियम नवाज इमरान खान साहब के बच्चों के बारे में बात फरमा रही हैं और इन दोनों को क्रिटिसाइज किया है बिलावल भुट्टो ने अपने इस जलसे में। और बिलावल मेरे ख्याल है उम्र में आधे नहीं तो छोटे तो कम से कम हैं इन दोनों से। अगर एक छोटी उम्र का लड़का, एक छोटी उम्र का आदमी अगर कोई तुक की बात कर रहा है तो मरियम या इमरान खान समझ क्यों नहीं लेते? पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने सर्जरी कराई या नहीं कराई, एक लम्हे के लिए मैं तो जानता हूँ कि कोई सर्जरी नहीं। अब अल्लाह ताला जिसे हुस्न अता फरमा दे, जिसे ज़ोर बयान अता फरमा दे, जिसे तहरीर का, जैसे आपको अल्लाह ताला ने कैसा ज़ोर कलाम अता फरमाया है, आप माशाल्लाह कितनी चीज़ों को लेके इकट्ठा कर देते हैं और आग लगा देते हैं। अब ये आग लगाना और किसी का काम तो नहीं है ना नूरुल आरिफीन साहब, ये और कोई नहीं। ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, जूता मार रहे हैं, मतलब आप ये कर क्या? थोड़े से कुरैशी साहब लगा सकते हैं। नहीं कुछ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वो कुरैशी साहब ने फरमाया कि एक और शेर सुन लीजिए जो पिछले प्रोग्राम में आपको सुना चुका हूँ। बक रहा हूँ, वही इमरान खान है। इस पे एक शेर सुन लीजिए। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। जुनू में नहीं, मैं समझ रहा हूँ, फिक्र न करें आप। अच्छा, मैं ये अर्ज करूँगा, और आप जो मेरी जंग में करते हैं ना कि आप जंग कर रहे हैं और अमन जैसे मीठे मीठे जवाब चाहते हैं, तो फिर ये भी सुन लें कि जंग रहे और अमन भी हो। क्या मुमकिन है आरिफीन साहब, तुम ही कहो, ये तो मुमकिन नहीं है ना फिर, है? अच्छा, मैं जवाब दे रहा था कि इमरान खान ये वही हैं जिन्होंने 35 पंक्चर का 3 साल शोर मचाते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया तो वहाँ जाके माफ़ी मांग ली और क्या कहा, वो मैंने सियासी बात की थी। अब यानी आवाम के सामने आके झूठ बोलना, आवाम को सिखाते क्या हैं? मैं इस बात वहाँ से उठा रहा हूँ जो कुरैशी साहब ने की कि आवाम को, नौजवान नस्ल को पैगाम देना है, तो नौजवान नस्ल को अच्छा पैगाम देना। ये नौजवान नस्ल को ये जो कानून शिकनी आपने की है,
ये पैगाम दिया है। और वैसे ये कोई अब नहीं है, इन्होंने ये कहा था ओए आईजी मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, ये इमरान खान का फरमाना है। तो ये कानून ये जवाब दे रहे हैं, ये सिखा रहे हैं नौजवान नस्ल को इमरान खान और उनके आली मवाली और ये लोग। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि जो भी गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है, अगर मेरी पार्टी का कोई बंदा इस्तेमाल करता है मैं तो उसे अप्रूव नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा कि नहीं ज़ुबान अच्छी। लेकिन मरियम नवाज़ ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कुछ आपने कहा, यानी पाकिस्तानी एक बच्चा, चाहे वो मरियम नवाज़ का बेटा हो, नवाज़ शरीफ का नवासा हो, वो यूनिवर्सिटी में एक टीम का कैप्टन पहली दफ़ा पाकिस्तान का एक बंदा बना है और आप बातें और करना शुरू कर दें। तो फिर जवाब में उन्होंने इतना ही कहा कि आपके बच्चे कहाँ पल रहे हैं, उन्होंने गाली नहीं दी, ये हकीकत है। और उनकी फिर साबिका बेगम ने ये कहा कि आप एंटी ज़ायनिस्ट हैं गोया, यानी आप यहूदियों के ख़िलाफ़ हैं। देखिए ये बातें ठीक नहीं हैं। मैं करूं, मेरी पार्टी करे, नूरुल आरिफीन करे, अपना बिलावल भुट्टो करे, मरियम नवाज़ करे, इमरान खान करे, कोई भी करे, भाई जब आप इस मकाम पर आ जाते हो तो आपकी गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए। द स्नो मेल्ट्स फ्रॉम द टॉप। दुरुस्त है सर, इसी मौजू पर ज़हमत कलाम दूंगा, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ इंशाल्लाह महव गुफ्तगू होंगे। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। जी सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपने अब तक की गुफ्तगू सुनी। सर पॉलिटिकल इनडिसेंसी की जो एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, इस पर आपका नुक्ते नज़र? मैं एज अ सियासी वर्कर समझता हूँ कि डिसेंसी होनी चाहिए हर जगह, और कायद अज़म ने भी यही सिखाया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये सिखाया है, और जो भी नवाज़ शरीफ की गुफ्तगू भी जो बाद में जब वज़ीर आज़म हुए थे तो अच्छी करते थे, पहले की बात मैं नहीं करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स को ट्रेनिंग एक ज़माने में जेलों में वर्कर्स को देते थे, या पार्टी के जो स्टडी सर्कल होते थे वो नहीं हो रहे हैं, और अब इंडिसेंसी और बड़ी जो है गंदी ज़बान इस्तेमाल हो रही है, वो फॉल बैक सब पर हो सकता है। बेहतर है कि डिसेंसी आए हर जगह, और ये बेहतर है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि वो डिसेंसी अभी स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो पॉलिटिक्स के हवाले से भाई हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं हर हिसाब से हिंदुस्तान पर, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमें डिसेंसी आनी चाहिए। इमरान खान ने अलबत्ता ये तबाही बर्बादी का जो पाकिस्तान में जो कल्चर इंट्रोड्यूस उसी ने करा है। अगर सियासी तौर पर देखा जाए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने स्टार्ट की है ये चीज़ें। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, सर वक्त इंतहाई महदूद है, सवाल पर तवज्जो दीजिएगा, इधर उधर की जो है वो ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। खान साहब ने ये जो अपनी ही सफ़ों में खुदकुश हमला किया है, कश्मीर को आज़ादी दिलाते दिलाते आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम का इनेकाद का ऐलान, सर कोई और अगर ये काम करने की सोचता भी तो उस पर बदतरीन गद्दारी के फतवे भी दे दिए जाते और उसके घर बार को जला करके और वहाँ उसकी ताज़ियाना बना दिया जाता। जनाब मन, पूछना ये था कि किसी इदारे से भी कोई आवाज़ आ रही है, ना किसी तरफ से मीडिया में ही कोई एतराज़ उठ रहा है? सर क्या यहाँ भी सब एक पेज पर है इन्वर्टेड कॉमास में? पहली बात, मैंने आपके हर सवाल का अपने ज़हन के मुताबिक, अपने मालूमात के मुताबिक बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अब आप समझते हैं कि आपके सवाल का जवाब मैं आपके मुताबिक दूं, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने कश्मीर की जुदागाना हैसियत के हवाले से जो रोल यूएनओ की असेंबली से लेकर और आज तक अदा किया, वो पूरी दुनिया और बिलखुसूस कश्मीरी जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगर वही चीजों को डिसओन कर दे, आपकी स्ट्रगल फेक हो जाती है। जिनके लिए स्ट्रगल की गई, जिनके लिए आवाज बुलंद की गई, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। इस रेफरेंडम का मकसद पूरी दुनिया को ये बताना है कि कश्मीरी आज भी यूएनओ से अपनी हक के खुददारियत की वो डिमांड कर रहे हैं जो यूएनओ ने खुद पास की थी। आज कश्मीरी पूरी दुनिया से ये मुतालबा कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से ये मुतालबा कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स से ये मुतालबा कर रहे हैं, इंटरनेशनल ताकतों से ये बात मनवाना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। मुजफ्फराबाद हो,
वो तो आज पाकिस्तान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि पाकिस्तान के साथ अटैच है। नहीं, लेकिन अगेन सर, आपको तो लग रहा है कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपसे हुस्न ज़न रखते हैं, मैं चलो उसको भी नज़रअंदाज किए देता हूँ। सर सवाल मेरा कुछ और था, आप मुझे बिलावजह चौरंगी घुमा रहे हैं, मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैंने सवाल कुछ और पूछा है। कश्मीर की बात करते करते आप मुझे जो है वो माधुरी दीक्षित के किस्से सुनाएं, एक था बादशाह खेले, चील उड़ी खेले, ये सब नहीं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और आप मुझे कुछ और बता रहे हैं। आप मोदी पे उसके बाद गालियों देने पे उतर आएंगे, क्योंकि मोदी को गाली दे करके कम से कम अपनी इतनी पाकिस्तानियत तो हम जाहिर कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि वो तमाचा जो आप भारत के मुंह पे नहीं मार सके, आपको आज़ाद कश्मीर जाकर के उन लोगों के मुंह पे मारने का क्या ज़रूरत थी? किसने आपसे कहा था? और कोई इदारा बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं उठा रहा, इसकी वजह क्या है? ये हुस्न इत्तेफाक है या वन पेज गवर्नमेंट के असरात या मुजम्मिरात? मेरे महबूब, मैंने वही बात की है। आप इसे अब चूंकि आप जो है ना प्रॉसी गुल की फिल्में बहुत देखते हैं रात को, और आपके ज़हन पे उन्हीं की हीरोइन सवार है। मेरा ये इशू नहीं है। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। रेफरेंडम से मुराद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता वो रेफरेंडम पूरी दुनिया को ये बताएगा कि कश्मीर के लोग पूरी दुनिया से ये अपील कर रहे हैं कि वो मकबूजा कश्मीर, लद्दाख, पटग्राम, श्रीनगर में होने वाले मसालिम पर एक्शन लें। वो रेफरेंडम को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं होगा, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के हवाले से नहीं होगा। लेकिन आजाद कश्मीर के लोगों से मकबूजा कश्मीर के लोगों का रेफरेंडम काहे के लिए? यही तो पूछ रहा हूँ। किस हकीम ने, किस हज्जाम ने ये मशवरा दिया था? आप सुनिएगा जरा। आज ये जो महज़ब दुनिया में जो एजिटेशंस होते हैं, बड़े खामोश लोग स्लोगन्स लेकर और पंफलेट लेकर, लीफलेट्स लेकर जगहों पर, किस इंटरनेशनल जगहों पर खड़े होकर एहतजाज जो कर रहे होते हैं, तो उसका क्या मकसद होता है? पूरी दुनिया को पैगाम देना। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है इस वक्त। आप अपने प्रोग्राम से जब लाखों करोड़ों लोगों के ना सिर्फ लहू गरमा सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा सिद्दीकुल फारूक साहब ने, आप आग लगा सकते हैं, बुझी हुई आग को बुझा सकते हैं, लगी हुई आग से और बम्बर लगा सकते हैं। तो ये जो रेफरेंडम होगा, ये भी एक पैगाम देगा पूरी दुनिया को कि कश्मीरी आज भी मुंतज़िर है यूएनओ की उस करारदाद के जिसमें उन्हें हक़ खुदइख्तियारियत दिया गया था। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब थोड़ा खातिर जमा रखिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं सेनेटर करीम ख्वाजा के पास जाता हूँ। सर मैंने कम तालीम हासिल की है या ये नदीम कुरैशी साहब पीएचडी किए हुए हैं कि मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आ रही? मैं इनका नाम पूछ रहा हूँ, ये मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहे हैं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ ये काम क्यों किया, ये मुझे बता रहे हैं इमरान खान साहब हैंडसम है। वजह क्या? मैं कंफ्यूज आ गया। इस जो स्टेटमेंट जो है ना, जो आप पूछ रहे हैं इनसे, उस स्टेटमेंट जो मैंने समझी है, जो आज अखबारों में भी छपी है, उसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर वाले फैसला करें कि पाकिस्तान में रहेंगे या इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये क्या जवाब दे रहे हैं? अच्छा, जब पार्टीशन हुआ था ना, तो उस वक्त कश्मीर को छोड़कर दीगर जगहों से ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान में रहेंगे या हिंदुस्तान में। ये साहब मौसूफ हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ रहेंगे या आज़ाद हो जाएंगे। ये तो हिंदुस्तान के भी आगे। नदीम कुरैशी साहब अब फरमाइएगा। देखिए, अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करना अखबार में लिखा पड़ा है, अखबार में आज की डॉन में पढ़े जाकर, आज की डॉन अखबार पढ़े। ये अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन क्या होती है? आज छपा ये सब कुछ पब्लिक है। पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान नहीं, वो छोड़ दें, वो शहरग है। उस शहरग को काटने के लिए जो बयान दिया गया है उसके ऊपर आए ना, वो सब बातें मुझे सब पता है। असल में चौरंगियों पे घूम घूम के आपने ताज़ा बकरा ईद बनाई है, तो आपने छुरी चाकू बहुत देखे हैं। आपके ज़हन में वही शहर के काटना और वही खाल उतारने वाला सारी कैफियत आप पे तारी है। ये अगले हफ्ते तक आप दोबारा जब वेजिटेबल पे आएंगे तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली ये मैसेज लोगों को सही पोजीशन में जाने। सर मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली लिल्ला, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, जब भी आए कम से कम एक आध सवाल का जवाब इखलाका नहीं दे जाएं यार। मतलब कोई दोस्ती यारी भी कोई चीज होती है, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपकी तरफ आता हूं सिद्दीकुल फारूक साहब। सर इस एक मौजू को बिल्कुल ना छेड़ते हुए मैं स्ट्रेट जो सवाल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं सर, क्योंकि इंतहाई मुख्तसर वक्त मेरे पास है। सर नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर वही किया है जिसके लिए वो मशहूर है, सब उन पर तबर्रा कर रहे हैं। और शायद बल्कि मुझे अगर ये कहने से अगर आप नाराज ना हो तो मैं कह भी देता हूं कि ठीक कर रहे हैं। सर अजन जिंदाल, क्या नाम था उसका, सजन जिंदाल, उसको बुला करके मरी में गाने गा रहे थे, वो आया अल्लाह मारा मोदी, वो आकर के माँ को साड़ी दे दी, उसको आम दे दिए, हालांकि उसकी पेटी में बम रख के दे देना चाहिए था, वो तो खैर चलो हुआ नहीं, हो सकता है मसरूफियत ज़्यादा हो। सर ये अब इस वक्त ये जो हमदुल्ला नाम की ये इफरीत ये बला है,
वो किस कैपेसिटी में जाकर के नवाज शरीफ साहब से मिल रहा है? वो कौन है? वो तो एक मफरूर हैं जिनको यहां तलब कर रखा गया है। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर 3 दफा नहीं 30 दफा रहे होंगे। उस एक आदमी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है अहमदुल्ला का। वो किस कैपेसिटी में बाहमी दिलचस्पी, ये बाहमी दिलचस्पी क्या होती है? दो बातें मैं अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से नहीं जा रहे थे। सर इंतहाई कलील वक्त है, अगर आप डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाएं प्लीज। अपने डायरेक्टर शौकत खानम को भेजा। सुन ले ना, सुन ले मुख्तसर, मैं इसी पे आता हूँ। वो आपने बात की, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। वो खुद नहीं गए, नंबर 1। नंबर 2, ये मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की हुक्मरान जमात रही है, इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। आपने अभी जिक्र किया है, मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई नवाज़ शरीफ साहब से मिला है तो नवाज़ शरीफ साहब ने अफ़गानिस्तान में उस वक्त जो हुकूमत बनी थी उसका मुआहदा इस्लामाबाद में हुआ, मैं भी साथ था। फिर हम लोग काबतुल्लाह के जाके तवाफ़ किया, वहाँ उन अफ़गान मुजाहिदीन ने हल्फ उठाया। फिर हम तेहरान में गए, ये उनकी कंट्रीब्यूशंस थी। फिर उस वक्त जनाब नवाज शरीफ ने 20 करोड़ का चेक अफगान हुकूमत को हमदुल्ला ने पिछले दिनों जो ट्वीट किया था, जो खिताब किया था, उसमें उसने सरजमीन पाकिस्तान को बदतरीन गाली दी और वो आदमी नवाज शरीफ की बगल में बैठा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब और बगल में की बात नहीं है, ये बगल की बात नहीं है, गुफ्तगू की बात। जी सर, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चुका है। नाजरीन, मैं इंशाअल्लाह ताला कल बशर्ते फुर्सत बशर्ते ज़िंदगी एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।